बच्चों, आज हम अपनी पूरक पठन पुस्तिका संचयन से पाठ 2 सपनों के से दिन पढ़ेंगे। सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरुदयाल सिंह जी हैं। बच्चों, इस पाठ के 2 अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें लेखक गुरुदयाल सिंह जी ने अपने बचपन के बारे में, बचपन के साथियों और उनकी आदतों के बारे में, साथ ही अपने स्कूल के बारे में भी बताया था। लेखक ने स्कूल के बारे में बताते हुए हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा का जिक्र किया था, जो स्वभाव से बेहद नम्र थे। वहीं उन्होंने अपने पीटी मास्टर प्रीतम चंद के बारे में भी बताया था, जिनके सख्त व्यवहार के कारण सभी बच्चे उनसे बहुत डरा करते थे। तो आइए अब पाठ का अगला भाग देखते हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिगना कद, ठिगना मतलब नाटा, जिसकी लंबाई कम हो, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा। माता कहते हैं चेचक, चिकन पॉक्स। तो जो चेचक के दागों से उनका चेहरा भरा हुआ था, और बाज सी तेज आंखें। ये बाज की आंखें बहुत तेज होती हैं। उसी तरह प्रीतम चंद की भी जो दृष्टि थी काफ़ी पैनी थी। इसके लिए लेखक ने उनकी आंखों की तुलना बाज की आंखों से की है। खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। तो मास्टर प्रीतम चंद जी का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उन्हें कभी भी स्कूल में किसी ने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उनका कद ठिगना था, नाटे थे वे, दुबला पतला किंतु गठीला शरीर था। साथ ही उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे, लेकिन उनकी आंखें काफ़ी तेज थीं। वे खाकी रंग की वर्दी पहनते थे और उनके जूते चौड़े पंजे वाले हुआ करते थे। तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था वो काफ़ी डराने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती हैं, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। ये जिस तरीके से जो तांगे खींचने वाले घोड़े होते हैं, उनके पैरों में, उनके खुरों के जो नीचे लोहे की नाल लगाई जाती है, वैसे ही लोहे की नाल, लोहे की खुरियां उनके चमड़े वाले जो जूते थे उनकी एड़ियों के नीचे लगी हुई थीं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाली कील ठुके होते। ठीक है, तो जो एड़ी का भाग होता वहाँ पर लोहे की खुरी लगी होती, और जो पंजे की तरफ वाला भाग था वहाँ पर कीलें लगी रहती, ऐसी कीलें जिनके सिरे काफ़ी मोटे होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। ठीक है, अगर वो मिट्टी क्या, अगर थोड़ी सी सख्त जगह पर भी चलते थे तो उनके जूतों में लगी हुई खुरियों और कीलों के निशान साफ साफ छप जाया करते थे। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। ये लेखक कहते हैं कि इतने भारी भरकम बूट जूते वो पहनते थे, लेकिन कभी भी उनके टखने, एड़ी में कभी भी मोच नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। तो अगर बच्चे उनकी तरह, जूतों की तरह, भारी भरकम जूतों की तरह मांग अपने माता पिता से करते तो माता पिता उन्हें कहते कि अगर इतने भारी जूते पहनोगे तो एड़ियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, पूरी जिंदगी सीधे न चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। ठीक, उनका व्यवहार काफी सख्त था, तो यह स्वाभाविक था कि बच्चे उनसे डरते थे, लेकिन बच्चे उनसे चिढ़ते भी थे, नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। ठीक है, अक्सर मास्टर प्रीतम चंद गलती होने पर बच्चों को बुरी तरह मारते थे। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया
जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। तो जिस समय लेखक पढ़ते थे उस समय चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाई जाती थी, फारसी भाषा सिखाई जाती थी और फारसी भाषा सिखाने का काम प्रीतम चंद जी को ही दिया गया था। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। तो लेखक ने तीसरी तक उर्दू पढ़ना सीख लिया था, लेकिन फारसी उन्हें अंग्रेजी से भी कठिन लगती थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवानी सुनेंगे। इसी घंटी में मतलब इसी कालांश में, फारसी का जो पीरियड था उसी में याद करके सब बच्चे उन्हें शब्द रूप सुनाएंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। तो डर के मारे लेखक और बाकी बच्चे काफी देर रात तक शब्द रूप याद करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें याद नहीं हुआ। कक्षा के मुश्किल से 2-3 बच्चे होंगे जिन्हें आधा या थोड़ा बहुत शब्द रूप याद हो पाया होगा। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। दूसरे दिन जब फारसी का कालांश आया तो मास्टर प्रीतम चंद ने सबको शब्द रूप सुनाने के लिए कहा। एक भी लड़का जब शब्द रूप न सुना पाया तो मास्टर जी गुर्राए मतलब गुस्से से बोले कि सभी अपने कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। तो जब बच्चों ने टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वे गुस्से से चिल्लाए कि पीठ भी ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा अपने दफ्तर में आ चुके थे। तो जब पीठ ऊंची करके कान पकड़ने के लिए कहा जाता था तो पैरों में दर्द होने लगता था, जलन होने लगती थी, और जो कमजोर शरीर वाले बच्चे थे वो कान पकड़े पकड़े ही गिर पड़ते। लेखक भी कमजोर शरीर के थे, तो जब तक लेखक और उनके मित्र हरवंश की बारी आई तब तक हेडमास्टर जी अपने दफ्तर में, जो उनका कमरा था, वहां आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। तो जब बच्चों को सजा दी जा रही थी, प्रीतम चंद जी उन्हें कान पकड़ने के लिए, वो भी टांगों के बीच से बाहें निकालकर कान पकड़ने की सजा दे रही थी, तब हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी स्कूल के पूरब में जो सरकारी अस्पताल बना था वहां के डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। तो जब अस्पताल से लौटकर हेडमास्टर अपने ऑफिस के सामने आए तो उन्होंने देखा कि मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को किस तरह से सजा दे रहे हैं। तो शायद ये पहला ऐसा मौका था कि वह जो पीटी मास्टर प्रीतम चंद जी थी उनकी बर्बरता को, ठीक है, जो कठोर दंड वो दे रहे थे उसे सहन नहीं कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए, वो बहुत क्रोधित हो गए। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. उन्होंने अंग्रेजी में मास्टर प्रीतम चंद को डांटा कि आप क्या कर रहे हो, ये चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का तरीका है, इसे अभी रोकिए। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। तो लेखक उस समय चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे, उनको अंग्रेजी नहीं समझ में आई। हेडमास्टर ने प्रीतम चंद से क्या कहा उन्हें पता नहीं चला,
क्योंकि उस समय अंग्रेजी 5वीं कक्षा से पढ़ाई जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद करो। किंतु जो 7वीं-8वीं कक्षा के जो बच्चे थे, उन्होंने चौथी कक्षा के बच्चों को बताया था कि हेडमास्टर ने प्रीतम चंद से कहा कि आप ऐसी सजा किस तरीके से दे सकते हैं, चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का ये ढंग नहीं है, इसे फौरन बंद कीजिए। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से ही अपने दफ्तर चले गए थे। ठीक है, तो बच्चों को सजा देने का ये तरीका हेडमास्टर जी को पसंद नहीं आया। वे गुस्से से अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। मुअत्तल करना, निलंबित करना। फिर कई दिन तक जब प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए तो सभी मास्टर ये कहने लगे थे कि हेडमास्टर जी ने उन्हें उनकी इस हरकत के कारण निलंबित करने का आदेश अपनी तरफ से दे दिया है और उस आदेश को मंजूर कराने के लिए उन्होंने रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम मतलब शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। तो वहाँ शिक्षा विभाग के जो कार्यकर्ता थे, जो शिक्षा विभाग में काम करने वाले हरजी लाल नाम के जो व्यक्ति थे, वो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पद पर काम करते थे। तो उनसे पहले जो मुअत्तली का आदेश था, निलंबित करने का आदेश था, उस पर मंजूरी आवश्यक थी। शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। मुअत्तल निलंबित या निकाल देना, मंजूरी स्वीकृति, महकमाए तालीम शिक्षा विभाग। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती। बहाल करना, पुनर्नियुक्ति करना। छाती धक धक करके फटने को आने लगती मतलब बहुत भयभीत होना। तो उसके बाद बच्चों को पता था कि जब तक नाभा से जो डायरेक्टर है वो प्रीतम चंद मास्टर की पुनर्नियुक्ति दोबारा नहीं करते तब तक वो स्कूल नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद मास्टर प्रीतम चंद का भय उनके मन में कुछ इस तरह से बैठा हुआ था कि जैसे ही फारसी का कालांश या फारसी का पीरियड शुरू होता, बच्चे भय से कांपने लगते। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। चेहरे मुरझाए रहते मतलब उदास रहते। तो जब तक हेडमास्टर स्वयं या फारसी पढ़ाने के लिए दूसरे मास्टर नौहरिया राम जी जब तक बच्चों को पढ़ाने नहीं आ जाते, तब तक बेचारों के चेहरे सूखे रहते, मुरझाए हुए रहते। उन्हें डर रहता कि कहीं प्रीतम चंद वापस पढ़ाने ना आ जाएं। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर जो उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। फिर जब बहुत सप्ताह बीत गए, मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए, तो बच्चों से उन्हें पता चला कि वे बाजार में एक दुकान के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियों वाला उन्होंने एक चौबारा किराए पर ले रखा था। चौबारा ऐसा कमरा जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हों, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं-8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। रत्ती भर मतलब जरा भी। तो 7वीं-8वीं के विद्यार्थी लेखक को अक्सर बताया करते थे कि उन्हें निलंबित होने की जरा भी फिक्र नहीं है थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। तो बच्चे ये भी बताते
कि उन्होंने जो अपने घर में पिंजरे में 2 तोते पाल रखे हैं, दिन में कई बार बादाम भी पानी में भिगोकर उनके छिलके निकालकर उन तोतों को खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। उनके वे तोते हमने कई बार देखे थे। तो ये लेखक ने भी प्रीतम चंद के तोते देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ जो उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर काम करने जाया करते थे। तो ये लेखक भी उन बड़े लड़कों के साथ कई बार प्रीतम चंद के उस चौबारे में गए थे जहाँ पर ये बड़े लड़के मास्टर जी के आदेश पर, मास्टर प्रीतम चंद जी के आदेश पर काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेकिन लेखक के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था कि जो प्रीतम चंद इतने सख्त थे कि बिल्ला मार मार कर, बिल्ला मतलब मोटी पट्टी, स्केल मार मार कर बच्चों की चमड़ी उधेड़ देते थे, बहुत कष्ट देते थे, वही प्रीतम चंद आखिरकार अपने तोतों से इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता था? ठीक है, बच्चे तो प्रीतम चंद की आंखें देखते ही डर जाते थे। तो लेखक को मन ही मन आश्चर्य होता था कि क्या तोतों को इनकी गुस्से से भरी, दहकती मतलब गुस्से से भरी भूरी जो आंखें हैं, उन्हें देखकर डर नहीं लगता। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। अलौकिक मतलब अद्भुत, अपूर्व, जो पहले ना हुआ। तो लेखक कहते हैं कि ये बातें उन्हें पहले समझ में नहीं आती थी। वो उन्हें इन बातों को अद्भुत और अपूर्व ही मानते थे। बच्चों, सपनों के से दिन पाठ जिसमें लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है, हमने जाना कि बच्चे के विकास में शिक्षा और खेलकूद दोनों की ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास होना है तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों की ही जरूरत बच्चे के सर्वांगीण विकास में होती है और अनुशासन की नींव छात्र जीवन में ही पड़ती है। ठीक है, अनुशासन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये अनुशासन की जो नींव है वो छात्र जीवन में ही पड़ती है। जो अच्छी आदतें हमारे अंदर बचपन में आ जाती हैं, वो आदतें पूरे जीवन हमारे साथ रहती हैं। बच्चों, आइए सपनों के से दिन पाठ के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? ठीक है, किस भाग से पता चलता है? हमने पाठ के शुरुआत में पढ़ा था कि लेखक के जो साथी थे उसमें से अधिकांशतः हरियाणा और राजस्थान से आए हुए थे और लेखक और उनके जैसे बच्चे उनकी बातों को नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी जब वो खेलते थे तो एक दूसरे की बातों को समझ जाया करते थे। तो इसका उत्तर होगा, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह बात लेखक के बचपन की एक घटना से सिद्ध होती है। लेखक के बचपन के ज्यादातर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। सब अलग अलग भाषा बोलते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर तो हंसी ही आ जाती थी, परंतु खेलते समय सबकी भाषा सब समझ लेते थे। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर न आता था, क्योंकि बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो उनका व्यवहार, उनकी भाषा अलग होते हुए भी एक ही लगती है। भाषा अलग होने से आपसी खेलकूद मेल मिलाप में बाधा नहीं बनती। दूसरा प्रश्न, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। तो ये भी हमने पढ़ा था कि पीटी साहब जो थे वो बहुत अनुशासन पसंद थे। ठीक है, और वो ज़रा सी भी गलती पसंद नहीं करते थे। ठीक है, वो ज़रा सी गलती होने पर सख्त सजा देते थे। तो जब वो एक शाबाशी देते थे तो वो फौजी तमगों के समान लगती थी। इसका उत्तर होगा, पीटी साहब बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे।
छोटी सी भी गलती उनके लिए असहनीय थी। प्रार्थना सभा की कतार भी यदि सीधी न हो तो वे बच्चों को कठोर सजा देते थे। इसलिए जब कभी वे बच्चों को शाबाशी देते थे तो बच्चों को यह किसी फौजी तमगे से कम नहीं लगती थी। प्रश्न 3 देखते हैं। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था? इसको भी हमने पढ़ा है कि स्काउट परेड जब करते थे तो लेखक की वर्दी कैसी होती थी? साफ सुथरी धुली हुई, पॉलिश किए हुए बूट पहनते थे, जुराब पहनते थे। उसके बाद पीटी मास्टर के आदेश पर वो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न, जिस हिसाब से वो आदेश देते थे वो चलते थे। तो इस तरीके से व्यवहार होता था, इसलिए उन्हें जो स्काउट की परेड करते समय वे खुद को फौजी जवान से कम नहीं समझते थे। तो इसका उत्तर होगा स्काउट परेड में जब लेखक साफ सुथरे धोबी के धुले कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट, जुराबों को पहनकर ठक ठक करके चलता था तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। उसके साथ ही जब पीटी मास्टर परेड करवाया करते और उनके आदेश पर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या अबाउट टर्न को सुनकर जब वह अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। तो बच्चों, आज हमने सपनों के से दिन पाठ और उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।